ये दो ब्लैक होल्स एक दूसरे की जान लेने के लिए एक दूसरे का चक्कर काट रहे हैं। इनकी इमेंस ग्रेविटी इन्हें एक दूसरे के और नजदीक खींच रही है। जब ये फाइनली कोलाइड करेंगे तो बिग बैंग के बाद ये सबसे पावरफुल इवेंट्स में से एक होगी। इस एक्सप्लोसिव मिस्ट्री से साइंस की दुनिया में सनसनी फैल रही है। लेकिन क्या इससे कॉस्मोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब मिलने में मदद मिलेगी? आखिर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? विज्ञान शो पेश करते हैं ब्लैक होल द सीक्रेट रीजन। नोन यूनिवर्स में करीब 2000 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं। हर एक का अलग शेप और साइज है, लेकिन शायद इन सब में एक कॉमन फीचर है। इनके सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल छिपा है। इसका नाम ही बताता है कि यह है सुपर मैसिव, और हम यहाँ बात कर रहे हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जिनका मास सन के मास से भी मिलियंस या बिलियन टाइम्स बड़ा है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स इतने बड़े होते हैं कि हमें इन्हें मेजर करने के लिए एक स्पेशल स्केल चाहिए। सोलर मास का मतलब है मास ऑफ द सन। तो जब हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं तो हमें अपने पास मौजूद टूल्स यूज करने होते हैं। हमारे आसपास सबसे बड़ी चीज क्या है? ये है सन। तो हम चीजों को मास ऑफ द सन के मल्टीपल्स में डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इससे बात आसानी से समझ आ जाती है। लेकिन अगर कोई चीज सन की मास से 17 बिलियन टाइम्स बड़ी हो तो फिर उसे समझना काफी मुश्किल हो जाएगा। पर हम ये जानते हैं कि इस तरह के ब्लैक होल्स गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद हैं। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल को कहा जाता है सैजिटेरियस ए स्टार। इसका वेट है 4 मिलियन सोलर मासेस। लेकिन अगर इसे दूसरे सुपर मैसिव ब्लैक होल से कंपेयर करें तो ये बहुत छोटा है। शायद ये ऐसे गिने चुने कॉन्टेक्स्ट में से एक है जहां आप सोचेंगे कि हमारा सुपर मैसिव ब्लैक होल इतना सुपर मैसिव नहीं है। हमारे पास मौजूद गैलेक्सी में एंड्रोमेडा नाम का जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो 25 गुना बड़ा है, 100 मिलियन सोलर मासेस। लेकिन यूनिवर्स में मौजूद सबसे बड़े ऐसे ब्लैक होल्स के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। OJ 287 के प्राइमरी सुपर मैसिव ब्लैक होल का वेट 18 बिलियन सोलर मासेस है, और गैलेक्सी NGC 4889 के ब्लैक होल का वेट 21 बिलियन सोलर मासेस है। ये सैजिटेरियस ए स्टार से 5000 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। ये ऐसी कमाल की चीजें हैं जो कुछ गैलेक्सी से भी ज्यादा बड़ी हैं। हो सकता है कि इससे भी बड़े बड़े ब्लैक होल्स मौजूद हों जो हमारे सन के मास से 30 बिलियन टाइम्स बड़े हों। हैरत की बात है कि ये सभी ओवरग्रोन ब्लैक होल्स पूरी तरह एक मिस्ट्री हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये इतने बड़े कैसे हुए। ये एक बड़ी मिस्ट्री है कि ब्लैक होल्स आखिर इतने बड़े कैसे बने। हमें ऐसे ब्लैक होल्स मिले हैं जिनका मास सन के मुकाबले मिलियंस या बिलियंस टाइम्स है। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी और हमें नहीं मालूम ये इतने बड़े कैसे बने। ब्लैक होल्स ग्रो कैसे करते हैं शायद ये जानना अनइम्पोर्टेंट लगे, लेकिन अब हमें ये पता लगने लगा है कि ब्लैक होल्स यूनिवर्स में और उसमें हमारी जगह के सिलसिले में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका एग्जिस्टेंस, सन और अर्थ का एग्जिस्टेंस उन 4 मिलियन सोलर मास ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस के साथ नजदीक से जुड़ा हुआ है, जो हमारी गैलेक्सी के सेंटर में है। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कैसे काम करते हैं, हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कोई गैलेक्सी कैसे काम करती है, तो हमारी ओरिजिन्स की स्टोरी, हम कहां से आए हैं, हम कैसे बने हैं, इसका जवाब हमें सुपर मैसिव ब्लैक होल से ही मिलेगा। ब्लैक होल्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि शायद वो गैलेक्सी को क्रिएट करते हैं और हम भी एक गैलेक्सी में रहते हैं। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है तो आपको ब्लैक होल्स को समझना होगा। हमें ब्लैक होल्स की केयर क्यों करनी चाहिए? ब्लैक होल्स इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव से यूनिवर्स की सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है। मोर ओवर, अगर गैलेक्सी की फॉर्मेशन के लिए ब्लैक होल्स जरूरी है तो फिर अपने एग्जिस्टेंस के लिए हम
किसी न किसी तरह ब्लैक होल्स पर डिपेंड करते हैं। फिलहाल तो ये बात क्लियर नहीं है कि आज सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का जो मास दिखता है उसे उन्हें कैसे मिला। रेगुलर साइज के ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब हमारे सन के 20 टाइम्स से भी ज्यादा मास वाले स्टार्स क्रैश करते हैं और जलते हैं। जब किसी बड़े स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो अंदर की तरफ उसे क्रश करती हुई ग्रेविटी के पावर को वो झेल नहीं पाता। जब स्टार कोलैप्स करता है तो उसका बाहरी हिस्सा एक सुपरनोवा की शक्ल में फट जाता है। मिलियंस ऑफ माइल्स की चौड़ाई वाला इसका इनर कोर श्रिंक होकर सिर्फ 10 मील चौड़ा रह जाता है। ये ऐसे ही है जैसे अर्थ को श्रिंक करके किसी गोल्फ बॉल का साइज दे दिया जाए। इस तेज कोलैप्स की वजह से एक ब्लैक होल बनता है। तो अब हम ऐसे ब्लैक होल्स देख चुके हैं जो सोलर मैसिव ब्लैक होल्स हैं और ऐसे भी जो मिलियन या बिलियन सोलर मास ब्लैक होल्स हैं। अब सवाल ये है कि एक से दूसरे तक पहुंचे कैसे? क्या ऐसे जायंट किसी तरह किसी सोलर मास ब्लैक होल से ही ग्रो करते हैं? आज एक बड़ी पजल मौजूद है और वो ये है कि ऐसा कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल बनता कैसे है। एक आइडिया ये है कि शुरुआत हो एक सोलर मास ब्लैक होल से और फिर ये ग्रो करते हुए एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल बने और फिर धीरे धीरे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बन जाए। थियोरेटिकली इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स को 100 से 100,000 सोलर मासेस का होना चाहिए, लेकिन अब तक हमने ऐसा कोई ब्लैक होल नहीं देखा। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के साथ एक मिस्ट्री ये जुड़ी है कि ब्लैक होल्स शायद दो रूपों में होते हैं। एक तो ऐसे जिनका मास सन से कुछ 1 गुना बड़ा होता है और दूसरे ऐसे जिनका मास सन से मिलियंस या बिलियंस टाइम्स बड़ा होता है। तो ये छोटे भी होते हैं और एक्स्ट्रा लार्ज भी। अगर हम ऐसा सोचें कि स्टेलर मास ब्लैक होल बेबी ब्लैक होल्स हैं और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स ग्रोन अप ब्लैक होल्स हैं, तो यहाँ हम मिस कर रहे हैं टीनेज ब्लैक होल्स को। वो ब्लैक होल्स कहाँ हैं जिनके मासेस स्टेलर मास और सुपर मैसिव के बीच वाले हैं? ये ब्लैक होल ढूंढने वालों के लिए किसी होली ग्रेल जैसे हैं। ये है कहाँ? हम इन्हें कहाँ ढूंढ सकते हैं और इन्हें बनाए कैसे? तभी एस्ट्रोनॉमर्स को एक ब्रेक मिला। उन्होंने NGC 1399 गैलेक्सी से आ रही जबरदस्त एनर्जी को पिक किया। ये एक स्टार की मौत से जुड़ी निशानियां थीं, जिसे एक ब्लैक होल निगल रहा था। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इनके साइज को नापा तो उन्हें पता चला कि ये तो कम नजर आने वाला एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल है। तो ये मिसिंग लिंक मिल चुका था। लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने ये देखने के लिए कैलकुलेशन की कि क्या ऐसा इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल एक सुपर मैसिव ब्लैक होल में बदल सकता था, तो एक प्रॉब्लम आ गई। अभी यूनिवर्स को पैदा हुए इतना टाइम नहीं हुआ था कि कोई इंटरमीडिएट ब्लैक होल सिर्फ स्टार्स को निगलकर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बन पाता। ऐसा नहीं लगता कि ब्लैक होल्स हमें जितने बड़े दिखते हैं उन्हें उतना बड़ा होने के लिए उतना टाइम भी मिला हो। तो कोई छोटा ब्लैक होल बहुत बड़ा कैसे बनता है? कॉस्मोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जवाब नहीं मिला है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कैसे इतने बड़े बन गए और ऐसा कब हुआ। ब्लैक होल्स नॉर्मली गैस और स्टार्स से घिरे रहते हैं और उनके आसपास और भी बहुत कुछ होता है। ब्लैक होल्स कैसे ग्रो करते हैं ये जानने का एक बढ़िया आइडिया ये है कि ब्लैक होल्स वही करते हैं जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, यानी सब कुछ स्वॉलो कर जाना। किसी ब्लैक होल के लिए तो पूरा यूनिवर्स ही उसका रेस्टोरेंट होता है और उसके मेन्यू में होते हैं स्टार्स, प्लैनेट, गैस और डस्ट के क्लाउड्स। क्या बिंज ईटिंग के जरिए छोटे ब्लैक होल्स जायंट्स में बदल सकते हैं? थियोरेटिकली ब्लैक होल्स को हमेशा ग्रो ही करते रहना चाहिए क्योंकि वो हमेशा कुछ न कुछ निगलते ही रहते हैं। लेकिन रीसेंट डिस्कवरी से पता चला है कि यूनिवर्स उनके डाइट को भी कंट्रोल करके रखता है। ब्लैक होल्स की भूख कभी मिटती नहीं और कभी कभी वो ज्यादा खाकर बर्प भी करते हैं। February 2015 एस्ट्रोनॉमर्स को गैलेक्सी NGC 2276 में कुछ अजीब सी चीज नजर आई। लग रहा था जैसे किसी चीज ने इसकी एक स्पाइरल आर्म से कुछ काट लिया है और इस खाली जगह में सन के मास से करीब 50,000 गुना बड़ा
एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल बन गया था। लग रहा था जैसे इस ब्लैक होल ने अपने आसपास की जगह को खा लिया था। लेकिन ब्लैक होल से निकल रही जबरदस्त एनर्जी से एक अजीब सी पॉसिबिलिटी भी उभर कर आई। ब्लैक होल ने शायद इतने जोर से बर्पिंग की थी कि उसकी डायट बाहर आ गई थी। अगर कोई ब्लैक होल अपनी कैपेसिटी से ज्यादा सोलो करने की कोशिश करता है तो उसका दम घुट सकता है। सोचिए कि किसी वन वे स्ट्रीट में बड़ा सा ट्रैफिक जैम हो जाए। सारा ट्रैफिक या सारा मैटर ब्लैक होल के बीच वाले हिस्से की तरफ बहुत ही तेज स्पीड से आने की कोशिश कर रहा हो, और क्योंकि ये बहुत तेजी से घूमता है तो इसके अंदर नहीं गिर पाता। साथ ही इसके पीछे से आ रहा मटेरियल भी अंदर आना चाहता है, लेकिन रास्ता तो ब्लॉक है। तो इस तरह से इस ब्लैक होल के होराइजन पर ट्रैफिक जैम हो जाता है। ट्रैफिक जैम के बढ़ते जाने से डिस्क और ज्यादा गर्म होती है, इतनी गर्म कि मैटर अपनी शक्ल बदलकर ट्रिकली प्लाज्मा में बदल जाता है। ट्रिकली प्लाज्मा ब्लैक होल के चारों तरफ घूम नहीं सकता और फिर पूरा सिस्टम एक्सप्लोड कर जाता है। एक्रीशन डिस्क में मौजूद सारा फूड बाहर की तरफ निकलने लगता है। पता चला है कि ब्लैक होल्स बहुत ही मैसिव होते हैं। जब ये इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है तो काफी मैटर बाहर निकल जाता है, तो चीजें अंदर आकर गर्म होती हैं, लेकिन फिर चीजें बाहर की तरफ भी निकलने लगती हैं। ब्लैक होल स्पेस में मौजूद वैक्यूम नहीं है। ये अपने आसपास की चीजों को बड़े अजीब ढंग से खाते हैं। इनके खाने का तरीका मैसी है और बहुत बार तो खाते खाते चीजें गिरती भी रहती हैं। किसी ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी गैस, डस्ट, यहाँ तक कि स्टार्स को भी अपनी तरफ खींचती है। हम सभी किसी न किसी बफेट में गए होंगे, लेकिन आप कितना खा सकते हैं इसकी एक लिमिट तो होती ही है। लेकिन ब्लैक होल्स डिफरेंट हैं। इनकी भूख खत्म नहीं होती, ये तो लगातार खाते ही चले जाते हैं। ये चीजें ठीक से अंदर जाती नहीं जबकि इन्हें जाना चाहिए, तो इससे होल के आसपास एक डिस्क बनती है और इस दौरान यहाँ काफी टर्बुलेंस और मैग्नेटिक फील्ड्स बनते हैं। कई तरह की फोर्सेस पैदा होती हैं जिससे ये जगह काफी गर्म हो जाती है। गैस और डस्ट जब घूमती है तो गर्म हो जाती है और इसका टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अब बनती है एक फ्लैट डिस्क जो भरी होती है पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स से। ये फील्ड्स ब्लैक होल की स्पिन से ड्रैग होते हैं और पोल्स के ऊपर फोकस हो जाते हैं। एनर्जी के जमा होते जाने से मैग्नेटिक फील्ड्स इतने कंप्रेस्ड हो जाते हैं कि इनमें से सुपर एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स निकलने लगते हैं। ये बीम्स बहुत ज्यादा वायलेंट हो सकती हैं। इनमें से मैटर करीब करीब लाइट की स्पीड से बाहर निकलने लगता है। इस विंड की स्पीड बहुत तेज होती है जो ब्लैक होल से तेज स्पीड से बाहर की तरफ जाती है। ये जेट ब्लैक होल के चारों तरफ मौजूद गैस क्लाउड से टकराकर इसके फूट को दूर उड़ा देता है। इनकी खुराक बहुत है, ये अपने आसपास मौजूद हर चीज को उड़ा सकते हैं। इनसे फूड सप्लाई छिन जाती है और फिर ये भूखे मरते हैं। ये सुसाइड करने जैसा है। फूड न मिलने से ब्लैक होल का बढ़ना रुक जाता है। एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि उन्होंने डेड जोन में तैरते जिस इंटरमीडिएट ब्लैक होल को ढूंढा था उसके साथ यही हुआ होगा। इन मैसिव ईटिंग हैबिट्स की वजह से ब्लैक होल्स का बढ़ना रुक जाता है। लेकिन अब हम ये जान गए हैं कि किसी गैलेक्सी की हेल्थ और स्टेबिलिटी के लिए ये प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। ये इतने मेसी ईटर्स हैं, यही बात इन्हें इतना इम्पोर्टेंट बनाती है। बाहर निकलने वाले स्टफ की वजह से ही गैलेक्सी का बनना रेगुलेट होता है। तो बेशक ये प्रोसेस मेसी है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल भी है। ब्लैक होल्स आसपास की चीजें खाते हुए ज्यादा बड़े होते हैं और फिर अपने इनक्रेडिबल जेट्स की हेल्प से कुछ मटेरियल अपने एनवायरनमेंट को भी देते हैं और इस मटेरियल के निकलने से स्टार्स की अगली जनरेशन पैदा होती है। इन बल्ब्स की वजह से स्टार फॉर्मेशन रेगुलेट होती है और ब्लैक होल बहुत बड़ा नहीं बन पाता। लेकिन टाइम बीतने पर ब्लैक होल फिर खाना शुरू करता है क्योंकि गैस दोबारा इसकी तरफ आने लगती है। लेकिन
क्या ये इतना खा सकता है कि सुपर मैसिव बन जाए? क्या कोई ब्लैक होल खा खाकर इतना बड़ा बन सकता है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इतना मोटा होने के लिए इसे काफी ज्यादा खाना पड़ेगा। जरा सोचिए कि किसी एवरेज गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स होते हैं। ऐसे में ब्लैक होल को गैलेक्सी के हर 5 में से 1 स्टार को खाना पड़ेगा। बेशक यूनिवर्स काफी पुराना है, लेकिन क्या इसकी उम्र इतनी है कि ब्लैक होल्स को बिलियंस ऑफ स्टार्स को खाने का वक्त मिल गया हो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं लगता। ये बात समझ नहीं आती। इन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को बनाने के लिए कोई और तरीका चाहिए। तो सवाल ये है कि वो तरीका क्या है? शायद हम इस सिचुएशन को ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। कोई बड़ा ब्लैक होल बनने के लिए उसे शुरुआत भी बड़ी करनी होगी। तो ब्लैक होल्स किस तरह अपनी बड़ी शुरुआत कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए साइंटिस्ट्स को यूनिवर्स के एकदम शुरुआती दौर की जर्नी करनी पड़े। इस मिस्टीरियस टाइम को कहा जाता है डार्क एजेस। हम जैसे जैसे यूनिवर्स में दूर तक देख रहे हैं, हम वक्त में और पीछे पहुंचते जा रहे हैं। अब हम 12 बिलियन ईयर्स पीछे तक देख चुके हैं, जब यूनिवर्स एक बच्चा था। और हमें जो कुछ मिला है वो बहुत अमेजिंग है। हमें ये लगता है कि यूनिवर्स में जितना आगे तक नजर डालेंगे ब्लैक होल्स ज्यादा छोटे नजर आएंगे। उन्हें ग्रो करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिला होगा। लेकिन अब हमें 12 मिलियन सोलर मास वाला एक ब्लैक होल मिला है, जो यूनिवर्स में 1 बिलियन ईयर से भी कम वक्त से है। तो ये चीज इतनी जल्दी कैसे बन गई और इतनी तेजी से कैसे ग्रो किया? ये ऐसे ही है जैसे हॉस्पिटल में किसी को 100 पाउंड का बच्चा पैदा हो। ये कैसे पॉसिबल है? इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। फिजिक्स हमें बताता है कि कोई भी ब्लैक होल इतना स्टफ फॉलो नहीं कर सकता कि इतनी जल्दी वो इतना बड़ा हो जाए। बिग बैंग और इन चीजों को स्टडी करने के बीच इतना टाइम पास हुआ नहीं है कि ये अपने आसपास की चीजों को खाकर अपना साइज इतना बड़ा कर ले। तो अगर इन्हें इतना बड़ा होने के लिए इतना टाइम ही नहीं मिल पाया है, तो शायद ये जन्म से ही सुपर मैसिव रहे होंगे। इसकी वजह समझने के लिए हमें यूनिवर्स के जन्म के फौरन बाद वाले दौर तक ट्रैवल करना होगा। अर्ली यूनिवर्स मटेरियल के हिसाब से कहीं ज्यादा कॉम्पैक्ट और रिचर प्लेस रहा होगा। ये ज्यादा छोटा और ज्यादा डेंस था, चीजें ज्यादा नजदीक थीं, ज्यादा हॉट था। ये जगह कहीं ज्यादा इंटेंस रही होगी। हाइड्रोजन और हीलियम गैस के क्लाउड्स आपस में जुड़ गए, इनकी ग्रेविटी बढ़ी और इन्होंने और ज्यादा गैस को सक किया। और फिर गैस की बॉल्स इतनी डेंस हो गईं कि कोलैप्स कर गईं, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ और यूनिवर्स में मौजूद पहले स्टार्स पॉपुलेशन 3 स्टार्स में धमाका हो गया। आसपास मौजूद सारे फूड की वजह से ये स्टार्स बहुत बड़े थे। आज मौजूद किसी भी स्टार के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़े। हमें लगता है कि काफी सारे पॉपुलेशन 3 स्टार्स बहुत ही बड़े थे। उनकी लाइफ छोटी थी और वो झटपट फट गए। उन्होंने अपने पीछे बहुत ही बड़े बड़े ब्लैक होल्स छोड़े होंगे। क्योंकि इतना सारा फूड अवेलेबल था, तो क्वेज़ार्स कहे जाने वाले इन भूखे ब्लैक होल्स ने बिंज ईटिंग शुरू कर दी होगी और ये बहुत ब्राइट बन गए। बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद भी हमें इनकी भूख नजर आती है। हम जब ज्यादा दूर तक नजर डालते हैं तो हमें क्या दिखता है? क्वेज़ार्स। और क्वेज़ार्स सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं और हमें ऐसे क्वेज़ार्स मिलते हैं जो तब से हैं जब यूनिवर्स की उम्र सिर्फ 1 बिलियन ईयर्स थी। अगर आप किसी चैंपियन ईटर्स को ढूंढ रहे हो तो वो क्वेज़ार्स ही हैं। वो ब्लैक होल डोमेन में सबसे बड़े और सबसे अच्छे ईटर्स हैं। वो ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश करते रहते हैं।
इतनी सारी चीजें ब्लैक होल में समाने की कोशिश करती हैं कि सब कुछ बहुत हॉट, बहुत एनर्जेटिक हो जाता है और ये चीजें आपको पूरे यूनिवर्स में क्लियर नजर आएंगी। लेकिन जब हमने यंग क्वेज़ार्स के साइज को मेजर किया तो पाया कि उनका सोलर मास तो पहले ही बिलियंस ऑफ टाइम हो चुका था। यूनिवर्स के बनने के बाद मुझे नहीं लगता इतना टाइम रहा होगा कि एक ब्लैक होल 1 बिलियन सोलर मासेस जितना हो जाए। तो सवाल ये है कि इतने कम टाइम में इतने बड़े ब्लैक होल्स कैसे बन जाते हैं? इन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के ग्रो करने का कोई और दूसरा तरीका होगा। ये इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे बनते हैं? इसके लिए कोई और मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन वो है क्या? इसका क्लू यूनिवर्स की एकदम शुरुआत में मिल सकता है। अर्ली यूनिवर्स हमारे लिए अब भी एक बड़ी मिस्ट्री है। हम जानते हैं तब कंडीशन बहुत डिफरेंट थी, ये ज्यादा डेंस था और मटेरियल काफी ज्यादा था। इस पीरियड को कहा जाता है डार्क एजेस। हम जानते हैं कि डार्क एज में ज्यादा कुछ नहीं रहा होगा। मैटर मौजूद था। हमें लगता है कि तब हाइड्रोजन और हीलियम गैस रही होगी, पर और कुछ ज्यादा नहीं। कुछ स्टार्स मौजूद थे, लेकिन वो इतने बड़े नहीं थे कि उनसे बड़े बड़े ब्लैक होल बन पाते। इसके बजाय यूनिवर्स भरा था गैस के बड़े और डेंस क्लाउड्स से। आइडिया ये है कि सिर्फ ग्रेविटी और गैस की मदद से कॉस्मोस ने मैसिव ब्लैक होल्स बना डाले। न जाने कैसे यूनिवर्स ने ब्लैक होल का एक शॉर्टकट ढूंढ लिया। हम आमतौर पर इसे समझते हैं गैस का क्लाउड जो कोलैप्स होता है एक स्टार में। स्टार इवॉल्व होता है, मरता है, पीछे रह जाता है एक ब्लैक होल। शायद यूनिवर्स ने स्टार फेस से बचकर सीधे ब्लैक होल बनाने का ही कोई तरीका ढूंढ लिया है। गैस के क्लाउड्स ने शायद डायरेक्ट कोलैप्स नाम के एक प्रोसेस के जरिए मैसिव ब्लैक होल्स बना लिए हों। कोलैप्स होने पर इन्होंने कोई स्टार नहीं बनाया, ये तो सीधे एक जायंट ब्लैक होल बन गए। इस डायरेक्ट कोलैप्स थ्योरी के जरिए वाकई बहुत बड़े ब्लैक होल बन सकते हैं। सोचिए कि गैस के ऐसे किसी बड़े से क्लाउड को कोलैप्स होते हुए देखना कैसा लगता होगा। आप सोचेंगे कि शुरू में गैस का एक क्लाउड धीरे धीरे कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाता होगा, पर ऐसा नहीं है। इसमें गैस का एक बड़ा क्लाउड होगा जो कोलैप्स होगा और ब्लैक होल बन जाएगा। डायरेक्ट कोलैप्स की वजह से सन के मास से भी 1 मिलियन टाइम्स बड़े ब्लैक होल्स बन गए होंगे, यानी किसी एक स्टार के कोलैप्स से भी कहीं बड़े। ये शुरुआती ब्लैक होल ऐसी गैलेक्सीज जैसे हैं जैसे कभी थी ही नहीं। इनसे गैलेक्सी बनने वाली थी, लेकिन इसके बजाय इनके कोलैप्स होने से बने बड़े बड़े ब्लैक होल। डायरेक्ट कोलैप्स से एक ब्लैक होल बनने के लिए कंडीशंस एकदम सही होनी चाहिए। क्लाउड्स एकदम सिमेट्रिकल हो जिनसे एक स्मूथ बॉल बने। अगर गैस की कोई बॉल है जो बॉल जैसी गोल नहीं है लेकिन काफी होमोजीनियस है, तो कोलैप्स करते वक्त इसके टुकड़े होंगे और इन टुकड़ों से ब्लैक होल्स नहीं बनेंगे। तो इसे काफी गर्म होना चाहिए, तभी ये एक बड़ी सी चीज की शेप में बनी रहेगी, लेकिन इसे थोड़ा ठंडा भी होना चाहिए ताकि ये अपने आप में ही कोलैप्स कर सके। इसके लिए शायद हाइड्रोजन गैस की बहुत बड़ी अमाउंट का वक्त के साथ साथ यूनिफॉर्म तरीके से कोलैप्स होना जरूरी है, जो यूनिवर्स का ओरिजिनल मैटर है। ये कोलैप्स करेगी स्फेरिकली, सिमेट्रिकली 500 मिलियन से भी कम में, और वो भी बिना फ्रेगमेंटेशन के। डायरेक्ट कोलैप्स से सन के मास से भी 1 मिलियन टाइम्स बड़े ब्लैक होल्स बने होंगे, लेकिन हमें अर्ली यूनिवर्स में जो 12 मिलियन सोलर मास सुपर मैसिव ब्लैक होल्स दिखते हैं, वो कैसे बन गए? हो सकता है कि जाइगेंटिक सुपर मैसिव ब्लैक होल स्ट्रेंज अनसीन फोर्सेस की वजह से बन गए हों। हो सकता है उन्हें बनाया हो मिस्टीरियस डार्क यूनिवर्स ने। अर्ली यूनिवर्स में झांक रहे एस्ट्रोनॉमर्स को जाइगेंटिक सुपर मैसिव ब्लैक होल्स मिले हैं। ऐसे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं जो बहुत शुरुआती यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि उन्हें एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। फिजिक्स के नॉर्मल लॉज के हिसाब से ये इतनी जल्दी बड़े नहीं हो सकते। ये ब्लैक होल्स आखिर इतने बड़े कैसे हो गए, ये बात एस्ट्रोफिजिसिस्ट के लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है।
इन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बनने का कोई और तरीका रहा होगा। कोई तो ऐसा दूसरा मैकेनिज्म होगा जिसके बल पर ये इतनी जल्दी इतने बड़े हो गए। लेकिन ये है क्या? हम रात को आसमान में जो कुछ देखते हैं वो कॉस्मोस के सारे मैटर का सिर्फ 4.8% हिस्सा है। बाकी सब तो डार्क यूनिवर्स है जिसमें डार्क मैटर शामिल है। हम इसे सीधे सीधे तौर पर नहीं देख सकते, फील नहीं कर सकते या इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते, पर हम जानते हैं कि डार्क मैटर वहां है क्योंकि इसकी ग्रेविटी इसके आसपास की सब चीजों को अपनी तरफ खींच रही है। ग्रेविटेशनली जो ज्यादातर मैटर एक साथ इकट्ठा होता है वो है डार्क मैटर। तो शायद ब्लैक होल्स के बनते वक्त डार्क मैटर भी उनमें शामिल हो जाता है। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि नॉर्मल मैटर के मुकाबले डार्क मैटर 6 गुना ज्यादा है। तो अगर कोई ब्लैक होल इस डार्क स्टफ को अपना फूड बना पाए तो उसके खाने के लिए 6 गुना ज्यादा फूड मौजूद है। हो सकता है कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स डार्क मैटर को खाकर ही बड़े होते हैं। इसके कुछ डेंटेलाइजिंग क्लूज मौजूद हैं। सबसे बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल्स सबसे ज्यादा डार्क मैटर के साथ गैलेक्सी में रहते हैं। हम डार्क मैटर के बारे में एक चीज ये जानते हैं कि इसमें ग्रेविटी है और कोई ब्लैक होल रन करता है ग्रेविटी पर। ये मास वाली किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है। तो ये मानने की कोई वजह नहीं है कि ब्लैक होल सिर्फ रेगुलर मैटर को ही अपनी डाइट बनाएंगे। और अब तो हमें कहीं ज्यादा डार्क मैटर होने का पता चला है। शायद डार्क मैटर ब्लैक होल्स को खाने में मदद करता है। हो सकता है डार्क मैटर किसी तरह इन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की भूख मिटाता हो। शायद कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल तब बनता है जब सारा रेगुलर मैटर आपके आसपास के डार्क मैटर की वजह से सेंटर की तरफ चला जाता है। हो सकता है कि डार्क मैटर की पावरफुल ग्रेविटी रेगुलर मैटर को सक करके ब्लैक होल में खींच लेती हो। एक तरह से ये शायद डार्क मैटर डायरेक्शन को बदल रहा है ताकि वो पूरा फूड अपने आप अंदर की तरफ स्लाइड कर जाए। लेकिन अब साइंटिस्ट्स को लगता है कि डार्क मैटर डार्क स्टार्स को सीधे ही इग्नाइट करके जाइगेंटिक ब्लैक होल्स बना सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि डार्क मैटर ने अर्ली यूनिवर्स के सुपरस्टार्स में स्पार्क किया और वो जब दम तोड़ते हैं तो अपने पीछे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स छोड़ जाते हैं। डार्क स्टार्स सुनने में साइंस फिक्शन की चीज लगते हैं, लेकिन डॉक्टर केटी फ्रीज का मानना है कि शायद ये बता सके कि शुरुआती सुपर मैसिव ब्लैक होल्स इतनी तेजी से कैसे बढ़े। डार्क स्टार अमेजिंग होते हैं। तो जब हमें सबसे पहले ये आइडिया आया तो हम एकदम से एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि इस तरह के नए स्टार को हमने पहले कभी नहीं देखा था। डार्क स्टार्स शायद उस वक्त बनने वाले सबसे बड़े स्टार्स रहे हों जब यूनिवर्स सिर्फ 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड था। लेकिन ये डार्क स्टार्स इतने बड़े ब्लैक होल्स कैसे बन गए? किसी न्यूबॉर्न ब्लैक होल का वेट अपने पेरेंट स्टार से ज्यादा नहीं हो सकता, तो किसी वाकई बड़े ब्लैक होल को जन्म देने के लिए पेरेंट स्टार का बहुत बड़ा होना भी जरूरी है। ये अर्ली ऑब्जेक्ट्स वाकई स्ट्रेंज हैं। ये बहुत कूल हैं और बहुत बड़े साइज के भी हैं। इनका साइज सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस से 10 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। रेगुलर स्टार्स की एक अपर साइज लिमिट होती है। किसी स्टार में अंदर की तरफ पुश करती ग्रेविटी और बाहर को पुश करते न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच बैटल चलती रहती है। जब स्टार बहुत बड़ा हो जाता है तो इसकी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तब ग्रेविटी और फ्यूजन के बीच का डेलिकेट बैलेंस खत्म हो जाता है। ग्रेविटी जीत जाती है और स्टार कोलैप्स कर जाता है। लेकिन शायद डार्क स्टार्स के पास कोई ऐसा तरीका होता है जिससे वो सुपर मैसिव बन जाते हैं। ये बने होते हैं ऑर्डिनरी मैटर से, हाइड्रोजन और हीलियम से, लेकिन इन्हें पावर मिलती है डार्क मैटर से। हमें नहीं मालूम कि डार्क मैटर किस चीज से बनता है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि ये किसी सुपरस्टार को कैसे पावर देता है। डार्क मैटर के बारे में हमारे पास एक आइडिया ये है कि ये बना होता है वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स या विम्स से। विम्स इनके अपने एंटी मैटर हैं, मतलब जब भी इनका एक दूसरे से एनकाउंटर होता है ये खत्म होकर कुछ
और बन जाते हैं, यानी इनसे बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, काफी एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी से स्टार्स को ताकत मिल सकती है। विम के खत्म होने से निकलने वाली एनर्जी इस स्टार को किसी नॉर्मल स्टार की तरह कोलैप्स नहीं होने देती। तो ये हो सकता है कि कुछ स्टार्स में इंटरनल रिएक्शन को पावर मिलती है डार्क मैटर से। तो अगर ऐसा है तो फिर आप ऐसी सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं कि इसके खत्म होने पर बनते हैं बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल्स। तो हो सकता है कि डार्क मैटर या डार्क मैटर की बनावट ब्लैक होल्स को क्रिएट करने और यूनिवर्स में उन्हें बनाए रखने में काफी इंपॉर्टेंट रोल्स निभाते हों। डार्क मैटर की एनर्जी डार्क स्टार्स को बहुत बड़ा बनने की एबिलिटी देती है। बनते वक्त तो ये बहुत छोटे होते हैं, इनका मास सन जितना होता है, लेकिन क्योंकि ये कूल होते हैं तो ये मैटर को जमा करके बहुत बड़े होते जाते हैं और इनमें से कुछ तो सन से 1 बिलियन टाइम्स बड़े और 1 बिलियन टाइम्स ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं। लेकिन इन स्टार्स की एज ज्यादा नहीं होती। डार्क मैटर पार्टिकल्स आखिरकार पूरी तरह एक दूसरे का सफाया कर देते हैं और फिर ऑर्डिनरी मैटर को कोलैप्स होने से बचाने लायक फ्यूल बचता ही नहीं है। बस फिर खेल खत्म, फिर इस बड़ी सी चीज को सस्टेन करने लायक कुछ नहीं बचता। अगर ये ज्यादा बड़ा हो तो कोलैप्स होकर ये सीधा ही एक ब्लैक होल बन जाता है। ये होता है एक मॉन्स्टर सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये सोचना वाकई मजेदार है कि डार्क मैटर की फिजिक्स स्टार्स को पावर देने में मदद कर रही है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर स्टार्स और उनके इवोल्यूशन के बारे में हमारी समझ और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल तो डार्क स्टार्स सिर्फ थियरी में ही मौजूद है, लेकिन जब 2018 में पावरफुल जेम्स वेब टेलीस्कोप काम करना शुरू कर देगा तो हमें शायद इनकी पहली झलक मिले। हम एक ऑब्जर्विंग रन के जरिए इन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। अगर हमें वाकई बिल्कुल नए टाइप का स्टार मिला तो ये बड़ी बात होगी। केटी फ्रीज तो डार्क स्टार्स को ढूंढ रही हैं। वहीं एक और टीम सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की ग्रोथ से जुड़ी एक अल्टरनेटिव थ्योरी को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इन्हें यूनिवर्स में एक वायलेंट इवेंट की हल्की सी निशानियों का पता चला है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोलिजन की निशानियां हैं जो बताती हैं कि ब्लैक होल्स एक दूसरे को भी खा सकते हैं। हमारा यूनिवर्स इतने बड़े बड़े ब्लैक होल्स से भरा लगता है जिनकी कोई वजह समझ में नहीं आती। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स यूनिवर्स में मौजूद ऐसी चीजें हैं जो अगर आप फिजिक्स के जरिए, मैथ्स के जरिए समझने की कोशिश करें तो वो इवॉल्व कैसे हो गए तो समझ नहीं आती। अभी एक बड़ी मिस्ट्री है। यूनिवर्स अभी इतना पुराना नहीं है कि रेगुलर ब्लैक होल्स मैटर को खाकर सुपर मैसिव बन जाए। तो ये इतने बड़े हुए कैसे? इसका सबसे लॉजिकल आंसर है ब्लैक होल्स पैदा ही बड़े होते हैं। ये 1 से 2 बिलियन सोलर मासेस वाले होते हैं, लेकिन फिर भी ये सबसे बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल्स से 10 टाइम्स से भी छोटे हैं। टाइम स्केल्स पर इन बातों को पॉजिटिव आंसर नहीं मिलता। इन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को कोई और चीज बनाती होगी, पर सवाल ये है कि वो क्या है। इसका क्लू हमें मिला 200 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद एक बड़ी आइसोलेटेड गैलेक्सी से। यहां पर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल था जिसका मास था 17 बिलियन सन्स के बराबर। आमतौर पर ऐसे मॉन्स्टर्स स्पेस के डेंस रीजन्स में मिलते हैं जहां बहुत सारी गैलेक्सी और बहुत से स्टार्स होते हैं। ये ब्लैक होल अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। ये ऐसे है जैसे आप डेजर्ट में ड्राइव कर रहे हो और अचानक सामने आ जाए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। ऐसी बिल्डिंग बिलोंग करती है किसी शहर को और इतना बड़ा ब्लैक होल बिलोंग करता है गैलेक्सी के किसी रिच क्लस्टर को। ऐसा पहली बार हुआ है कि एस्ट्रोनॉमर्स को यूनिवर्स के कम भीड़ भाड़ वाले हिस्से में एक इतना बड़ा ऑब्जेक्ट मिला है। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि अगर आसपास कुछ भी नहीं हो तो 17 बिलियन सोलर मास वाला कोई ब्लैक होल कैसे ग्रो कर सकता है। इसका एक पॉसिबल आंसर हमें शायद डरा दे। हो सकता है इस ब्लैक होल की स्टोरी जितना हमने सोचा हो उससे ज्यादा स्केरी हो सकता है ये अकेला हो क्योंकि इसने अपने सभी नेबर्स को खा लिया हो।
हो सकता है ये सिर्फ गैलेक्सीज को ही नहीं बल्कि अपने जैसे ब्लैक होल्स को भी खा रहा हो। ब्लैक होल असल में ओमनीवोरस होते हैं, यानी ये सब कुछ खाते हैं। जो भी चीज इनके ज्यादा नजदीक आती है उसे ये स्वॉलो करते हैं। माना जाता है कि ब्लैक होल्स दूसरे ब्लैक होल्स को खाकर इतने बड़े होते हैं, तो एक तरह से वो कैनिबल्स होते हैं। अभी हाल तक कैनिबल ब्लैक होल्स सिर्फ एक थियरी थे। हमने उन्हें एक दूसरे को खाते नहीं देखा था। फिर साइंटिस्ट्स को स्पेस टाइम में एक्चुअल रिपल्स की एक हल्की सी निशानी नजर आई। जब इंजीनियर्स ने सितंबर 2015 में $1 बिलियन लाइगो एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें फौरन ही ग्रेविटेशनल वेव्स के हल्के से सिग्नल मिले। ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस में बड़े बड़े एक्सप्लोजन से बनती हैं। इन्हें बनाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त एनर्जेटिक इवेंट चाहिए। आपस में टकराते ब्लैक होल्स जितनी बड़ी कोई चीज। ब्लैक होल मर्जर बहुत ही वायलेंट होता है। ये यूनिवर्स में होने वाला सबसे एनर्जेटिक इवेंट है। जरा सोचिए, 1.3 बिलियन ईयर्स पीछे दो ब्लैक होल्स एक दूसरे की जान लेने के लिए एक दूसरे का चक्कर काट रहे हैं। बड़ा ब्लैक होल छोटे को अपनी तरफ खींचता है। इनके बीच का ऑर्बिट बहुत धीरे धीरे घट रहा है। ये एक दूसरे की ओर ज्यादा नजदीक आते जा रहे हैं और फिर ये मिलकर एक बड़ा ब्लैक होल बन जाएंगे। ये वाकई यूनिवर्स का बहुत ड्रामेटिक इवेंट होगा। आखिरकार ये बिग बैंग के बाद हुए एक बहुत बड़े धमाके के साथ आपस में कोलाइड करते हैं। मैं जरूर नजदीक से सेफली इन दोनों ब्लैक होल्स की टक्कर होते देखना पसंद करता। जरा सोचिए कि ये दो ब्लैक होल्स घूमते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और इनकी स्पीड फास्ट और फास्ट होती जा रही है। फिर अचानक आपको अपने सामने स्पेस में कुछ नहीं दिखता या सिर्फ डिस्टॉर्शन दिखती है। तो फिर सडनली जोरदार बस्ट ऑफ एनर्जी के साथ आपके चारों तरफ सब कुछ घूमने लगता है। अगर दो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं तो यूनिवर्स पर भी उसका जबरदस्त इफेक्ट पड़ेगा। इससे स्पेस टाइम के फैब्रिक को भी झटके लग सकते हैं और फिर ये झटके यूनिवर्स में फैलकर यहाँ अर्थ पर भी महसूस हो सकते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत छोटी होती हैं और शिफ्ट का पता लगाने के लिए बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। लाइगो का काम बड़ा सिंपल है। ये 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी को नापता है। इसे आप $1 बिलियन रूलर कह सकते हैं। अगर कोई ग्रेविटेशनल वेव अर्थ से होकर पास करेगी तो 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का मेजरमेंट एक प्रोटॉन की विड्थ से भी कम विड्थ में बदल जाएगा। यही वजह है कि लाइगो की कॉस्ट इतनी ज्यादा है। ये आज तक बना सबसे सेंसिटिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगर लाइगो सन और हमारे सबसे नजदीकी स्टार के बीच की डिस्टेंस नापे तो इसकी एक्यूरेसी में एक ह्यूमन हेयर की चौड़ाई से भी कम फर्क होगा। सोचकर ही हैरानी होती है कि अर्थ पर चल रही इतनी सारी कार्स, ट्रक्स की वजह से वो हिलती रहती है। फिर भी यहाँ से इंस्ट्रूमेंट के जरिए यूनिवर्स में कहीं टकराने वाले 2 ब्लैक होल्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं। हमने डिटेक्ट किया है ग्रेविटेशन वेव्स को। वी डिड इट। कभी कभी कोई ऐसी ब्रिलियंट डिस्कवरी होती है कि आप खड़े होकर ताली बजाना चाहते हैं। लाइगो ऐसी ही चीज है। इसके जरिए हमें पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिला है। लाइगो ग्रेविटेशनल वेव्स की साउंड को रिकॉर्ड कर पाया और हम अर्थ पर इन वेव्स की आवाज सुन सकते हैं। आपस में मर्ज करते ब्लैक होल्स के मर्ज करने की स्पीड बढ़ती जाती है और इसलिए फ्रीक्वेंसी गोज वूप और लास्ट वूप वाली साउंड ये बताती है कि ये 2 ब्लैक होल्स अब एक दूसरे के और ज्यादा क्लोज आते जा रहे हैं जब तक कि वो मर्ज ना हो जाएं। ग्रेविटेशनल वेव्स की फ्रीक्वेंसी को मेजर करके हम इन्हें क्रिएट करने वाले ऑब्जेक्ट्स के साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब 29 सोलर मासेस और 36 सोलर मासेस वजन वाले ये 2 ब्लैक होल्स आपस में टकराए तो इन्होंने करीब 2 गुने साइज का एक ब्लैक होल बना दिया।
कुछ मायनों में ये बहुत ही एलिगेंट और सिंपल है। आप दो ब्लैक होल्स लेते हैं, इन्हें एक साथ घुमाते हैं और फिर बनता है एक बड़ा ब्लैक होल। इस इवेंट से ये पता चला कि ब्लैक होल एक दूसरे को खाकर अपने मास को डबल कर सकते हैं। फाइनल ब्लैक होल उतने साइज का नहीं था जितना होना चाहिए था। उसमें 3 सोलर मासेस की कमी थी। ये शायद आपको ज्यादा न लगे, लेकिन चलिए समझाते हैं। सन हर सेकंड करीब 100 बिलियन हाइड्रोजन बॉम्ब्स को बर्न कर रहा है और अपने 10 बिलियन साल के लाइफ टाइम में ये अपने मास के 1% से भी कम हिस्से को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इस टक्कर के दौरान एक सेकंड के 2 टाइम्स में मैटर की शक्ल में मौजूद सन का 3 गुना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये था 36 सेप्टेलियन यार्ड वॉट्स। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारी एनर्जी। विजिबल यूनिवर्स में एक ही टाइम पर सारे स्टार्स जितनी एनर्जी एमिट करते हैं उससे ज्यादा 2 सेकंड्स में एमिट हो जाती है। अपने पहले रन के दौरान लाइगो ने 2 कोलिजन्स का पता लगाया। इससे पता चलता है कि कैनिबल ब्लैक होल्स काफी कॉमन चीज है और एक दूसरे को खाकर ये ज्यादा बड़ा ब्लैक होल बनाते हैं। लेकिन अभी तक इन मर्जर्स की वजह से जो सबसे बड़ा ब्लैक होल बना है वो है 62 सोलर मासेस वाला, और हमें जो सबसे बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल्स मिले हैं ये उनके आगे कुछ भी नहीं। ये सोचना भी मुश्किल है कि 13.8 बिलियन ईयर्स में 30 सोलर मास ब्लैक होल्स का इतना कोलिजन हो जाएगा कि उनसे 1 बिलियन सोलर मास वाला ब्लैक होल बन जाएगा। इसका मतलब 100 मिलियन कोलिजन्स। जिस तरह से रेगुलर ब्लैक होल्स बनते हैं ये वैसे नहीं बन सकते। कुछ और ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से इनका मास इतना बड़ा हो जाए। ये इतने लार्ज हैं कि डार्क स्टार से नहीं बन सकते, और इतने बिग भी कि रेगुलर ब्लैक होल्स एक दूसरे को खाकर इतने बड़े नहीं बन सकते। आपस में मर्ज करते ब्लैक होल्स सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को समझने में हमें काफी हेल्प करते हैं। हमें लगता है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी आपस में मर्ज करते हैं और वो यूनिवर्स में बार बार ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इस बारे में अभी डिस्कशन जारी है कि क्या सिर्फ इस मर्जिंग एक्टिविटी की वजह से ही ये इतने बड़े हो सकते हैं। हाल ही में डिस्कवर हुई गैलेक्सी इस सवाल का जवाब प्रोवाइड करा सकती है। इसका नाम है W2246-0526। हम इसे देख तो नहीं सकते, लेकिन इससे निकली हीट के जरिए इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ये गैलेक्सी ऐसे रेयर ऑब्जेक्ट्स की एक मिसाल है जिन्हें कहा जाता है हॉट डॉग्स। इस एक्सोटिक टाइप ऑफ गैलेक्सी का नाम रखा गया है हॉट डॉग गैलेक्सी। ये एक मजेदार नाम है, ये कोई डिलीशियस सॉसेज स्नैक्स नहीं है। इसका मतलब है हॉट डस्क ऑब्सक्योर्ड गैलेक्सी। इसे ऑब्सक्योर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके आसपास इतनी डस्ट और गैस है कि हम सिर्फ इसकी हीट को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी हीट कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी, तो इसके कोर में एक कॉल्ड्रन मौजूद है। ये एक बहुत गर्म सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम जिन भी ऑफशोर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बारे में जानते हैं, हॉट डॉग गैलेक्सी उनमें से शायद ऐसी है जिनकी डाइट बहुत है। ये सन के मास से भी कई मिलियन टाइम ज्यादा है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि हॉट डॉग्स एक दूसरे को खाने वाले एक बहुत बड़े ब्लैक होल के ही बच्चे हो सकते हैं। जब बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल्स मर्ज करते हैं तो वो अपने साथ गैस और डस्ट को खींचते हैं। इससे ज्यादा खुराक का इंतजाम होता है जिससे नया ब्लैक होल अपनी भूख मिटाता है। जब ये 2 गैलेक्सीज आपस में मर्ज करती हैं, तो इनके पास एकदम नया फूड होता है। इनके पास खाने के लिए एकदम नई चीजें मौजूद होती हैं। एक दूसरे को खाने से और फ्रेश फूड मिलने की वजह से ब्लैक होल्स इतने बड़े हो पाते हैं। शायद इसी तरह हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल पनपकर बड़ा हुआ। लेकिन हमारे सुपर मैसिव सेजिटेरियस ए स्टार का फ्यूचर क्या है? जहाँ तक सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का सवाल है, सेजिटेरियस ए स्टार अभी ज्यादा बड़ा नहीं है। अभी ये छोटा है, लेकिन ये खा रहा है, ये अभी ग्रो कर रहा है, ये पूरा बड़ा नहीं हुआ है। और करीब 4 बिलियन ईयर्स में ये और 25 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इससे इसका पड़ोसी ही खा जाएगा। जायंट एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी तरफ बढ़ रही है और ये हमारे मिल्की वे को ही निगल जाएगी।
गैलेक्सीज के मर्ज होने पर उनके सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल्स भी मर्ज हो जाते हैं। एंड्रोमेडा का सुपर मैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार को अपनी ऑर्बिट में खींच लेगा। ये इसे धीरे धीरे करीब लाकर निगल जाएगा। नए सुपरमैसिव ब्लैक होल का वेट करीब 100 मिलियन सोलर मासेस होगा। लेकिन नई गैलेक्सी के आने से नए सुपरमैसिव ब्लैक होल को ढेर सारी डाइट लेने और काफी बड़ा बनने का मौका मिल जाएगा। इस बात को लेकर कई थियरीज हैं कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कैसे इतने बड़े बनते हैं, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन है। खैर, ये सब जैसे भी होता हो, ये बात तो पक्की है कि ये यूनिवर्स की सबसे कमाल की चीजों में से एक है। इस बात पर अब भी सोच विचार चल रहा है कि आखिर सुपरमैसिव ब्लैक होल्स इतने बड़े कैसे बन जाते हैं। जो ब्लैक होल्स हमें नजर आते हैं उनके बनने के लिए काफी सारी अलग अलग तरह की खुराक चाहिए। तो जो भी फिजिसिस्ट इस सवाल का आसान जवाब जानना चाहता है कि ये कैसे बनते हैं, तो शायद वो काफी निराश होगा, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये काफी कॉम्प्लेक्स है। ऐसा शायद खुराक की वजह से या आपस में मर्ज करने की वजह से या खुराक और मर्जिंग की वजह से हो रहा है। शायद इन सब का जवाब इन सब के बीच में ही छिपा है। तो ये दूसरे ब्लैक होल्स के साथ मर्ज करेंगे और मर्जर्स के बीच कुछ थोड़ा बहुत खाते भी रहेंगे। कैसी लगी आपको ब्लैक होल्स के सीक्रेट की ये अनोखी कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ब्रह्मांड के और भी रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अंतरिक्ष के रहस्यों की इस खोज में हमारे साथ बने रहें।